हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। जर्नल आएंगे तो ही इसके आगे के चैप्टर्स आप कर पाओगे। और इवन क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th जर्नल लेजर ही भरा पड़ा है आपके सिलेबस में, तो इसलिए जर्नल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको मिल जाए आप उसकी जर्नल एंट्रीज खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज को। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का टॉपिक जर्नल एंट्रीज। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जर्नल एंट्रीज। अब ये सर जर्नल एंट्रीज का क्या मतलब है? कुछ बच्चे इसको जनरल बोलते हैं। ये जनरल नहीं है, ये जनरल नहीं है, जर्नल है आपका। जे फॉर जग। तो जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, आप भी मम्मी से पैसे लेते होगे, पापा से पैसे लेते होगे, तो आप क्या करते हो? उसकी जर्नल तो नहीं बनाते होगे। आप उसको लिख लिया कि पापा से मिल गया, इतने इतने खर्च हो गए, इतना बैलेंस बचा हुआ है। बट कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी को क्या करना होता है, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज, फर्स्ट डेट को होगी उसकी पहली एंट्री होगी, फिर सेकंड की एंट्री सेकंड को होगी, थर्ड की एंट्री थर्ड को होगी। यानी जर्नल जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती है। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड की जाएं। अच्छा, अब जर्नल में क्या होता है कि सर जर्नल ही क्यों करते हैं, आप सिंपल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लो। बट होता क्या है, जब कंपनी है तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अंदर सभी कंपनियों को रिकॉर्ड करना होता है, ताकि एक कंपनी दूसरे कंपनी से कंपेयर कर पाए अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपनी रिपोर्ट को, अपने प्रॉफिट को, अपनी इनकम को। नहीं तो कोई किसी और तरीके से रिकॉर्ड करेगा, कोई किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर पाएगा। यानी सबके लिए एक जैसा अगर नहीं रहेगा तो उसको समझना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी जर्नल एंट्रीज में एक वर्ड आता है आपके पास, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस जो भी हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ये सब एक ही बात है। ये जर्नल एंट्रीज, ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमें एक चीज जो होगी वो हमारी डेबिट होगी, तो दूसरी चीज हमारी क्या होगी, वो क्रेडिट होगा। डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। तो ये है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी हर एक ट्रांजैक्शंस का दो इंपैक्ट पड़ेगा, मिनिमम दो इंपैक्ट, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तीसरा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ यही दो रहेंगे कि एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट। हो सकता है डेबिट में दो चीजें आ रही हो, क्रेडिट में एक आ रही हो, या क्रेडिट में दो चीजें आ रही हो, डेबिट में एक आ रही हो, लेकिन ये हमेशा दो ही चीजें रहेंगे, या तो एक डेबिट रहेगा, एक क्रेडिट रहेगा। चलिए आगे, अब इसकी बात करते हैं हम रूल्स की। पहले तो रूल्स आपके सिलेबस में दो हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है आपके पास मॉडर्न अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। मैं दोनों पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं चलूंगा आपको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान है, ज्यादा इजी है। इसलिए मॉडर्न अप्रोच पे हम ज्यादा पहले फोकस करेंगे। अब देखो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है आपका, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखना शुरू कर दें और इसकी नोट्स बना लें, क्योंकि इसके नोट्स रहेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, इसने मॉडर्न अप्रोच ने पूरी अकाउंटिंग के टर्म्स को सिर्फ 5 में डिवाइड कर दिया। वो 5 चीजें क्या है हमारे पास, पहला होता है एसेट्स, दूसरा क्या होता है हमारे पास एक्सपेंस, तीसरा होता है एलआईसी। एलआईसी मतलब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। यानी इस मॉडर्न अप्रोच ने जितने भी आपके अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो इन्हीं में से किसी एक में आएगा। जैसे बोलूं स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ आएगा, एसेट में। जैसे बोलूं कैश, कैश कहाँ आएगा, एसेट में। डेटर कहाँ आएगा, एसेट्स में। रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना कहाँ आएगा, एक्सपेंस में।
बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएंगे, लायबिलिटीज में। इनकम, आपके पास कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, आपको रेंट मिला कहीं से, डिस्काउंट मिला कहीं से, तो वो सब क्या होंगे, इनकम। सेल्स हमारी इनकम होती है। कैपिटल तो जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये हो गई। अब इनका रूल क्या है, क्या सर एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, नहीं। ये देखना है कि पहले तो जो भी ट्रांजैक्शंस है उसमें आपको चेक करना है कि दो चीजें हैं क्या। एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी इनकम अगर इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। इसी तरीके से एसेट जो अभी डेबिट है और ये तीनों जो अभी क्रेडिट है, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज कर रहा होता तो एसेट जो डेबिट था पहले वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंस जो डेबिट था पहले क्या बन जाएगा, क्रेडिट। लायबिलिटी जो पहले क्रेडिट थे ये तीनों, अब ये कम होने पे क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। तो आपको तो पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंपनी का एसेट बढ़ा तो डेबिट, कंपनी का एसेट घटा तो क्रेडिट, एक्सपेंस कंपनी का हो रहा है या बढ़ रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट। ये आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, प्रोप्राइटर या ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये तो थे आपके रूल्स मॉडर्न अप्रोच से। अब एंट्रीज देखो कि एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है हमारा। एंट्रीज का फॉर्मेट होता है, ये आप दो कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे आप डेबिट अमाउंट के लिए, एक बनाएंगे क्रेडिट अमाउंट के लिए। एक छोटा सा रखना है आपको एलएफ, इसको बोलते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। और फिर आपको एक बड़ा सा कॉलम, थोड़ा सा गैप डालना है, इसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर्स। यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी जर्नल, और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डेट। तो यानी कितने हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 1 2 3 4 5, तो ये 5 कॉलम बनेंगे आपके। अच्छा, अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि आपके जर्नल एंट्रीज के क्या रूल है, कि एक डेबिट हो रहा होगा, दूसरा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। अब चलिए मेरे साथ, तो अब क्या हो रहा होगा, जैसे कोई ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि एक्स commenced business with rupees 1 lakh, X commenced business with rupees 1 lakh। अब यहाँ पे जो आ गया ये, इसकी आप क्या एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं आप ऑफ रुपीज 1 लाख। अब यहाँ पे जो एंट्री करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इस चीज को, इस ट्रांजैक्शंस को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। इसमें आपको 2 अकाउंट ढूंढने हैं, 2 अकाउंट तो होंगे ही होंगे। तो सर एक तो कंपनी का कैश इंक्रीज करेगा, और एक कंपनी के पास कैपिटल आएगा, मतलब कैपिटल भी इंक्रीज करेगा इस ट्रांजैक्शन से। क्योंकि जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कंपनी के पास दोनों हाथ में कुछ ना कुछ आएगा। इस हाथ में क्या आया, कैश, तो इस हाथ में क्या आया, कैपिटल। यानी कैपिटल की वजह से कंपनी में क्या आया है, कैश। तो एक कैपिटल हो गया, एक कैश हो गया, तो कंपनी के लिए कैपिटल भी इंक्रीज हुआ और कैश भी इंक्रीज हो गया। अब मॉडर्न रूल्स के हिसाब से जो हमारा कैश है वो किसका पार्ट है, एसेट का। एसेट कैश बढ़ता है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो डेबिट। और कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये समझ में आ गया सर, कैश तो डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आपको इसको रिकॉर्ड कैसे करना है आपके अपने ट्रांजैक्शंस में। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो इसको रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट डेबिट। इतनी सी जगह छोड़नी होती है, फिर यहां लिखना होता है टू कैपिटल अकाउंट। आप चाहे डेबिट को यहां से यहां भी लिख सकते हो, इस साइड लास्ट में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट जैसे कोई भी है, 1 मई है हमारे पास 2023। अब एलएफ को आपको खाली छोड़ रहे हैं। डेबिट अमाउंट में से किसने कितने से स्टार्ट किया था, 1 लाख से, तो 1 लाख एक बार डेबिट अमाउंट में लिखना है। कैश डेबिट था, कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में लिखना है 1 लाख रुपीज का। यहाँ पे ये लाइन नहीं लगानी है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। सीधा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
और आपका जो अमाउंट है वो यहां से लिखा जाएगा कहां पे, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करोगे, इस तरीके से जो है आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। तो ये है आपका जर्नल एंट्रीज लिखने का तरीका। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश का मतलब, टू का मतलब ही होता है क्रेडिट, टू का मतलब क्या होता है क्रेडिट। कोई भी चीज अगर क्रेडिट हो रही हो तो कहां लिखा जाएगा, नीचे, और कोई भी चीज अगर डेबिट हो रहा हो तो कहां लिखा जाएगा, वो ऊपर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट के साथ, कैश के साथ डेबिट वाला अमाउंट और कैपिटल जो क्रेडिट था उसके क्रेडिट में लिख देंगे। ये ध्यान रखना कि हमेशा डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों इक्वल आने चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। सर इसके नीचे एक नरेशन लिखी जाती है, नरेशन लिखी जाती है, वो नरेशन क्या लिखी जाती है, तो नरेशन आप ब्रैकेट में बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको हमने नरेशन में डाल दिया है, इसको हम बोलते हैं नरेशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको स्टार्ट किससे करना है, बीइंग से। और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस, सैलरी पेड, रेंट पेड, एसेट्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, तो जो भी है बीइंग से स्टार्ट करके उस ट्रांजैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, इसको बोलते हैं नरेशंस। तो ये है आपका जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से बहुत सारे, ये एंट्री किसकी हुई, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। अब इसी तरीके से आपकी एंट्रीज बढ़ती जाएंगी, ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाएंगे। रूल यही है, आप जब भी कहीं पढ़ते हैं वहां पे सबसे पहले इस रूल को लिख लो और उसको कहीं पेस्ट करो, उसको बार बार इसको मेमोराइज करो। एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, लायबिलिटी एलआईसी लायबिलिटी, इनकम कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज के केस में रिवर्स हो जाएगा, जो डेबिट था वो क्रेडिट, जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल सा रूल है मॉडर्न अप्रोच का, जो सिंपल भी है और समझ में भी आएगा। अब जैसे कि हमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जैसे सबसे पहले आपकी किताब में आएगा, बुक्स में आएगा कि सर ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी। देखो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब भी आप कोई सामान बल्क में परचेज करते हैं, जब भी आप कोई गुड्स बल्क में परचेज करेंगे तो आपको दुकानदार जो होगा या मैन्युफैक्चरर जो होगा वो आपको डिस्काउंट देगा। उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, करेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब आप बल्क में परचेज करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो क्रेडिट में परचेज है या कैश में परचेज है। कैश और क्रेडिट से ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है, बस आप किस में खरीदोगे, बल्क में, बहुत सारा जब आप सामान खरीदोगे एक साथ तो जो दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसकी कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की नहीं जाती, इसकी कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होती। तो सर इसको करना क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाएगा आपको वो दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस, या इसको आप एमआरपी भी बोल सकते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो लिस्ट प्राइस या एमआरपी, इस पे आपको डिस्काउंट देगा दुकानदार। क्यों देगा, क्योंकि आपने बल्क में परचेज किया है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसकी कोई जर्नल एंट्रीज नहीं बनती, सिर्फ से कि आप कोई गुड्स खरीद के लाए, परचेज करके लाए आप, जो लिस्ट प्राइस थी उसकी लिस्ट प्राइस रही होगी मान लेते हैं 1 लाख रुपीस, और आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। तो इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। सिंपल आपको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है 1 लाख का 10%, तो 1 लाख इंटू में 10/100, तो ये अमाउंट जो होगा वो अमाउंट बन जाएगा आपका 10,000। यानी एक्चुअल में आपने जो गुड्स खरीदी है वो कितने की खरीदी है, 90,000। मतलब परचेज जो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा वो कितने से रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनली 90,000 रुपीज से। हमें इससे इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, हमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को सबट्रैक्ट करके जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट को हम परचेज या सेल जो भी है ट्रांजैक्शंस में, उसको हम लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम शो करेंगे जर्नल एंट्रीज में। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती।
इसके अलावा एक डिस्काउंट और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अलावा एक और एंट्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था कि जो लिस्ट प्राइस पे आपको दुकानदार डिस्काउंट देता है बल्क में परचेज करने की वजह से, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, तो ये अमाउंट मान लो कि 1 लाख का था, दुकानदार ने आपको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट, हमने उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अमाउंट कितने का आया, 90,000 रुपीज का। अब आप दुकानदार को बोलते हो ऐसे कि भाई साहब थोड़ा सा और इस पे डिस्काउंट दे दो, ये तो अमाउंट ज्यादा है, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। तो दुकानदार आपसे एक बात कहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दुकानदार कहेगा ऐसा है भाई साहब, ये 90,000 का सामान है, मैं आपको इसमें से 5,000 और डिस्काउंट दे देता हूं, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि अगर अभी आप मुझे पेमेंट कर दोगे, अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर देते हो इमीडिएटली, चाहे कैश में और चाहे चेक में, चेक भी मिल गया कैश भी मिल गया, दोनों मतलब पेमेंट हो गया दुकानदार को, तो कैश मिलने पर वो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देगा, डेट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट। और इसकी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड की जाती है, इसको जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होगी। अब कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। दो होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ कब करोगे और डिस्काउंट रिसीव कब होगा, कब मिलेगा आपको? पहली बात तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस हो गया, ये भी लिख लो, लिख लोगे तो पता रहेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम हो जाएगा, अगर इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अगर डिस्काउंट एक्सपेंस है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये इंपॉर्टेंट चीज। डिस्काउंट अलाउड कब, जब आप किसी को सेल करोगे, जैसे आपने मुझे सेल किया कितने का, 1 लाख का, 10,000 आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, मुझे कितने का, मैंने कितने का परचेज किया, यानी आपने कितने का सेल किया, 90 का, मैंने आपको इमीडिएटली पेमेंट दे दिए सारा अमाउंट, तो आपने 5,000 रुपीज का क्या कर दिया, मेरे को और डिस्काउंट दे दिया। उस डिस्काउंट में बताओ आप उस डिस्काउंट को क्या बोलोगे, डिस्काउंट अलाउड बोलोगे या डिस्काउंट रिसीव्ड बोलोगे? आप लोग उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपको 90 की जगह 85 भी मिले, 5,000 का आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। और जो मुझे मिला है परचेज करते समय, मुझे 5,000 रुपए कम देने पड़ेंगे, तो मैं उस अमाउंट को क्या बोलूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब मैं अपनी बुक में एंट्री करूंगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करूंगा, जब आप अपनी बुक में उसको रिकॉर्ड करोगे तो क्या बोलोगे, उसको डिस्काउंट अलाउड। आपके लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस। एक्सपेंस जब होता है तो बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो गई, आपकी इनकम। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, वो क्रेडिट। तो ये है आपके बुक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मैंने बताया आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको पेमेंट कैश में मिल रहा हो। कई बार ऐसा आता है मेरे बच्चों, देखो से कि ये 90,000 रुपीज का आप परचेज करके लाए या मैंने परचेज किया, बट मैं आपको 50% ही पेमेंट कर पाया हूं। अभी कितना दे रहा हूं पेमेंट आपको, 50% दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 90 में से ओनली 45,000 रुपीज ही पे कर रहा हूं, बाकी का 45,000 अभी मेरा क्रेडिट में है, अभी रह रहा है, देना है मुझे बाद में। तो सवाल ये है कि अब जब आप कैश डिस्काउंट दोगे 10% या 2%, 5%, जो भी कैश डिस्काउंट अगर क्वेश्चन कहता है, तो किस अमाउंट पे दोगे, जितना मैंने पेमेंट किया है या जितना अभी मेरा उधार है, क्रेडिट में है। तो अभी मैंने बताया था कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट आपने कितना किया, 45,000 रुपीज का, तो डिस्काउंट भी आपको किस पे मिलेगा, इस अमाउंट पे मिलेगा, इस पे आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आपने उसकी पेमेंट कर दी हो या आपको मिल गया हो। अगर आप मिल गया हो तो डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको देना है पेमेंट तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट हो जाए, परचेज के समय पे पेमेंट होगा
और आप सेल कर रहे होंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो सेल के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड होता है और परचेज के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जो परचेज करेगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, जो सेल करेगा वो अलाउ करेगा तो उसको नुकसान होगा, तो उसको डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार पार्ट पेमेंट होती है, ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो जो पार्ट पेमेंट होती है तो उस केस में जितना पार्ट आपको मिला है या आपने पे किया है उसी पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसको लिख लेना, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट। फिर मैं आपको आने वाले वीडियोस में आगे के और ट्रांजैक्शंस को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, रिकॉर्ड कैसे करना है। थैंक यू।